हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीनानाथ ठाकुर में। दोस्तों, इस चैनल से आप लोगों को निरंतर मैं भूगोल विषय से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर आता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूजी, पीजी, नेट और हायर एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुएं देखने को मिलती हैं। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों अर्बन ज्योग्राफी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण शब्दावलियों को और उसका विस्तृत व्याख्या, विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। आने वाले यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो छोटा वीडियो होगा, लेकिन अंतिम तक आप इसे जरूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कस्बा। कस्बा को अंग्रेजी में कहा जाता है टाउन। ये क्या है? यह निर्धारित जनसंख्या का अधिवास होता है। ध्यान दीजिएगा, निर्धारित जनसंख्या का अधिवास होता है जिसमें गैर कृषि कार्यों की अधिकता होती है। गैर कृषि कार्यों यानी कि जिसमें कृषि से संबंधित कार्य न हो, इसका जनसंख्या 5000 होता है। 5000 से लेकर 50,000 तक होता है। और 50,000 की जनसंख्या वाले कस्बों को चरम कस्बा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि 50,000 से अधिक जनसंख्या होता है तो उसे चरम कस्बा कहता है। ये आपका एक सेटलमेंट है, अधिवासित क्षेत्र होता है और गैर कृषि कार्य यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा आता है आपका सिटी या नगर या शहर। नगर या शहर की अगर आप बात करें तो नगर या शहर कहने का मतलब ये है आपका कि ये केंद्रीकृत अधिवास होता है, एक सेंट्रलाइज्ड होता है, केंद्रीकृत होता है, एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत इसका दायरा बंधा हुआ होता है, जो प्रकृति में मल्टी फंक्शनल होता है। मल्टी फंक्शनल कहने का मतलब है बहुकार्यात्मक, यानी कि एक से अधिक कार्यों का समावेश वहां पर देखने को मिलता है नगरों में, जैसे वाणिज्य, सहकारी कार्य, परिवहन, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि। और जब किसी नगर में प्रशासनिक इकाई हो तो उसे शहर की श्रेणी दिया जाता है। जब कोई नगर आपका प्रशासनिक इकाई में आता है तो उसे हम लोग कहते हैं शहर। लेकिन ध्यान रहे कि ये मल्टी फंक्शनल होता है, बहुकार्यात्मक होता है, इसमें एक से अधिक कार्य देखने को मिलता है और ये सेंट्रलाइज्ड होता है, एक केंद्र की भूमिका में ये होता है। उसके बाद अगला आपका आता है मॉडर्न टाउन। तो मॉडर्न टाउन क्या होता है? मॉडर्न टाउन के संबंध में अगर हम बात करें तो एक महानगर में स्थित अधिवासित क्षेत्र, मतलब महानगर में ही स्थित अधिवासित क्षेत्र जिसका जनसंख्या आपका 1000 से 5000 तक हो। जिस्ट और हिल्बर्ट महोदय ने ये डिफिनेशन दिया है कि 1000 से 5000 जनसंख्या वाले क्षेत्रों को मॉडर्न टाउन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये महानगर के अंतर्गत शामिल होते हैं, महानगर के अंतर्गत ये शामिल होते हैं तो मॉडर्न टाउन कहेंगे। सेंसस टाउन क्या है? जनगणना शहर। तो 1961 के जनगणना अनुसार आपका नगरीय क्षेत्रों का जनसंख्या 5000 या इससे अधिक होगा। जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक होगा। 75% जनसंख्या पुरुष या महिला जो हो, 75% कार्यशील पुरुष जो है आपका गैर कृषि कार्य में लगे हों। ध्यान दीजिए। और नगर निगम के अंतर्गत आएगा, नगर परिषद, छावनी या अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इसे हम सेंसस टाउन कहते हैं। यहाँ से प्रीवियस ईयर में यूजीसी ने प्रश्न पूछ चुकी है सेंसस टाउन से। उसके बाद हम लोग आते हैं उपनगर या बेडरूम टाउन, यानी कि शयनागार या फिर विश्राम नगर। ये महानगर का कार्यात्मक दृष्टि से क्या होता है? एक विकसित खंड है जो नगर की सीमा के बाहर विकसित होता है। यानी कि आप जब देखते हैं बर्गेस का थियरी, तो बर्गेस के थियरी में जो 5वीं पेटी है जिसे कम्यूटर जोन कहते हैं, उसे एक तरह से कहा जाए तो वो उपनगर है या शयनागार है या फिर बेडरूम टाउन भी उसे कहते हैं। ये हैरी सुलेमान के हिसाब से औद्योगिक उपनगर हो सकता है, व्यापारिक उपनगर हो सकता है, अधिवासित उपनगर हो सकता है। हैरी सुलेमान का जो मल्टीपल निकल है उस थियरी के हिसाब से इसमें विशेष तौर पर ये कहेंगे ग्रामीण नगरी उपांत में होती है। जैसे फ्रांस में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका अन्य नाम है फ्रांस में बेन्यूल और जर्मनी में बोरात। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शयनागार को या बेडरूम टाउन को फ्रांस में बेनेल्यू और जर्मनी में बोरात के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये एक ग्रामीण नगरी उपांत का जो क्षेत्र है वहाँ पर विकसित होता है और एकदम बाहरी नगर के बाहरी सीमा पर विकसित होता है, जिसमें आदमी सिर्फ विश्राम करने के लिए वहाँ से जितने भी सीबीडी आते हैं काम करने के लिए और काम करके सीबीडी में काम करते हैं और फिर शाम के समय अपना बेडरूम टाउन में चले जाते हैं। अगला आपका आता है एक अनुषंगी नगर या उपग्रह नगर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुषंगी नगर या उपग्रह नगर कहते हैं इसको।
यह महानगर के सीमा के बाहर स्थित ऐसा क्षेत्र है जो कार्यात्मक दृष्टि से महानगर से अलग होते हुए भी महानगर के साथ सामाजिक आर्थिक तौर पर संबंधित होते। देखिए अंतर है बेडरूम टाउन और इसमें, वो भी बेडरूम टाउन भी नगर के बाहर है कार्यात्मक दृष्टि से, लेकिन उसमें क्या था कि एक विशिष्ट खंड होता है नगर के कार्यात्मक का, महानगरों के, जबकि अनुषंगिक क्या है, महानगरों के बाहर का है और महानगर से अलग होते हुए भी सामाजिक आर्थिक संबंध में जुड़ा हुआ होता है। नगर स्वयं के अधिवासित और वाणिज्य क्षेत्र के साथ अलग नगर है ये, ठीक है। उसके बाद एज सिटी। एज सिटी क्या है, तो एक बड़ी शहरी क्षेत्र के बाहरी इलाके में विकसित क्षेत्र जहां वाणिज्य और मनोरंजन प्रतिष्ठान एकाग्रता हो, यानी कि शहरों के बाहरी इलाका में विकसित होता है और तो और ये वाणिज्य और मनोरंजन की दृष्टि से एक प्रतिष्ठान के तौर पर वहाँ पर एक साथ जमाव देखने को मिलता है। ये बड़े महानगरों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं और यहाँ पर व्यापारिक और खरीदारी प्रतिष्ठान होते हैं। आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये बड़े महानगर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आपका व्यापारिक और खरीदारी प्रतिष्ठान भी देखने को मिलता है। एज सिटी का कॉन्सेप्ट जो है गिवरे महोदय ने दिया है, ठीक है। एज सिटी का कॉन्सेप्ट जो है गिवरे महोदय ने दिया है और एज सिटी को हम लोग ग्रीनफील्ड अपटाउन के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है हमारा अर्बन एरिया। अर्बन एरिया क्या है, तो निरंतर रूप से विकसित ऐसा क्षेत्र जो भवनों और जनसंख्या घनत्व द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है। भवन यानी सेटलमेंट, अर्बन एरिया में आपका लंबवत सेटलमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, वर्टिकल वे में इसका विकास। यहाँ मकानों और लोगों की संख्या घनत्व अधिक रहता है, भीड़भाड़ ज़्यादा है, यह समरूपी आवासीय बनावट होता है। नगरों की सीमाओं का यहाँ पर महत्व नहीं होता, यानी स्प्रॉल ये निरंतर करते रहता है। केंद्रीय नगर है और उसकी सीमा से सटे हुए नगर उपनगर होते हैं ये, ठीक है। इसके सीमा में जो बॉर्डर इलाका होता है नगर का, वहाँ पे आपका नगर और उपनगर होते हैं। उसके बाद आपका आते हैं हम सन्नगर यानी कि नगरमाल या फिर आप कह सकते हैं कॉन्युर्बेशंस। नगरीय नगरों का जब क्षेत्रीय विकसित रूप में विकसित क्षेत्र है, अर्थात एक नगर महानगर के सहारे रेखीय रूप में विस्तार होता हुआ दूसरे नगर से मिल जाता है। यानी कि मान लिया जाए कि यहाँ एक नगर है, यहाँ एक नगर है, धीरे धीरे ये दोनों स्प्रॉल कर रहा है और दोनों स्प्रॉल करते करते क्या होगा, ये मिल जाता है। मिल जाता है तो नगरों का लगातार क्रम ही हमारा सन्नगर कहलाता है या नगरमाल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि दो नगरों के बीच लगातार नगरों का क्रम सन्नगर कहलाता है और ये नगरमाल के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नगर या महानगरों के सारे रेखिक रूप में क्षैतिजी रूप में जब विस्तार होता है तो दूसरे नगर से मिल जाता है, तो इसे हम नगरमाल कहते हैं सीधे तौर पर। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं हैदराबाद सिकंदराबाद, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद सिकंदराबाद, दिल्ली गुड़गांव, अजमेर किशनगढ़, पर्थ फ्रीमेंटल, ठीक है, ब्यूनस आयर्स और रोजेरिया, ये है आपके उदाहरण। पैट्रिक गैडिज ने 1915 में नगरवाल शब्द का प्रयोग किया था। सीबी फासेट ने मिलेनियरी सिटीज नामक पुस्तक का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो मिलेनियर सिटीज जो है एक तरह से कहें तो सीबी फासेट का दिया हुआ है। आर डिकिंसन ने नगरीय भूखंड के बारे में बात किया था। आर.एल. द्विवेदी ने भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य किया है नगरमाल का, ठीक है। भारत के संदर्भ में आर.एल. द्विवेदी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉन्युर्बेशंस का आपका पैट्रिक गैडिज ने दिया है। उसके बाद ये एक अरिहायशी क्षेत्र है, नॉन रेसिडेंशियल होता है, बड़े भूमि चाहने वाले कार्य विकसित होते हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, हॉस्पिटल, इन सभी का विकास नगरमाल में होता है। लेकिन पैट्रिक गैडिज ने दिया है और सीबी फासेट ने मिलेनियरी सिटीज नामक पुस्तक और मिलेनियरी सिटीज का बात किया है। आर डिकिंसन ने जो आपका है कि नगरीय भूखंड, सिटी रीजन जिसको हम लोग एक्चुअली कह सकते हैं, अर्बन स्प्रॉल कहा जा सकता है, एक तरह से इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बन स्प्रॉल कहेंगे। आर.एल. द्विवेदी ने भारत के संदर्भ में। महानगरीय मेट्रोपॉलिटन सिटी बड़े आकार वाला, जनसंख्या आकार वाला कार्यात्मक नगर है जो नगरीय उपनगरीय क्षेत्र शामिल है, जो ऐसा संगठित और संबद्ध आर्थिक क्षेत्र के रूप में कार्यरत होता है। और मेट्रोपॉलिटन शहर की जनसंख्या 10 लाख होती है, नहीं महानगर का, अतः इसे विश्व में मिलेनियन सिटी और भारत में 10 लाखी नगर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विश्व में मिलेनियरी सिटी और भारत में 10 लाखी नगर कहते हैं। विश्व का पहला मिलेनियर सिटी आपका लंदन था जो 1800 ईस्वी में, दूसरा 1850 में पेरिस, तीसरा न्यूयॉर्क 1860 में। वर्तमान में भारत में 2011 के आंकड़ों के आधार पर 53 महानगर है, 53। उसके बाद आपका आता है मेगा सिटी, एक ऐसा नगरों का समूह जिसकी जनसंख्या 50 लाख या 10 मिलियन या उससे अधिक हो। विश्व का पहला मेगा सिटी आपका न्यूयॉर्क है 1950 में। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी अगर बात करें तो टोक्यो जापान है। उसके बाद आते हैं मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस क्या होता है, तो एक विशाल महानगरीय उपनगरीय सम्मोहन जो क्षेत्रीय विस्तार के कारण इसका निर्मित होता है। जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द का 1957 में प्रयोग किया था। यूएसए के पूर्वी तट पर लगातार फैले 1000 किलोमीटर क्षेत्र से जुड़े महानगर को इस शब्द का प्रयोग किया था जीन गॉटमैन ने यूएसए के संदर्भ में।
उसके बाद आपका आता है प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट्स। प्राइमेट सिटी किसी देश या प्रदेश के शीर्ष नगर और गैर अनुपातिक रूप से कहेंगे यहाँ पे हम लोग कि अन्य बड़े नगरों का होता है जिसमें वाणिज्य और प्रशासनिक जटिलता होता है। ठीक है, प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट जो है आपका 1939 में मार्क जेफरसन ने दिया। महानगरीय प्रदेश को भी कह सकते हैं। डर्वेंट विटलसी ने, ध्यान दीजिए यहाँ मार्क जेफरसन ने 1939 में प्राइमेट सिटी की कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन प्राइमेट सिटी शब्द का जो प्रयोग है डर्वेंट विटलसी ने, जिन्होंने वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन के बारे में बात किया है, उन्होंने प्राइमेट सिटी के बारे में बात किया है। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया। तो आप हमारे चैनल में इसी तरह बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे मैं इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहूं या फिर दूसरे विषय के बारे में चर्चा करूं।